Good afternoon, students. Today I am going to explain chapter number 8 from your textbook, which is titled What is Culture, written by Pandit Jawaharlal Nehru. So first we will see the introduction. इस लेसन में क्या कहा गया है? Pandit Nehru tries to make us aware of the real meaning of culture. He says that the culture of a country is influenced by its geography and climate. The true meaning of culture, according to Pandit Nehru, is related to the inner growth of man. He must have the ability to understand others and being understood by others as well. पंडित नेहरू इस लेसन में बताना चाहते हैं कि जो रियल मीनिंग है कल्चर का, संस्कृति का, सभ्यता का रियल मीनिंग क्या होता है। डेफिनेटली वो वहाँ के जोग्राफिकल जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो वहाँ की जलवायु है, क्लाइमेट है, इन सब पर डिपेंड करता ही है। लेकिन वो ये साथ में ये भी कहते हैं कि जो कल्चर का ट्रू मीनिंग है वो है व्यक्ति की इनर ग्रोथ, वो आंतरिक कितनी प्रगति करता है, मन से, अंदर से, दिमाग से, दिल से चीजों को कितना समझ पाता है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कल्चर का मतलब ये होता है कि दूसरे आपको कितना समझ पाते हैं और आप दूसरों को कितना समझ पाते हैं। He who lacks these qualities lacks knowledge and wisdom. His mind and culture is narrow. ऐसे लोग जिनमें क्वालिटी कम रहती है, जिनमें इस चीज को समझने की क्षमता कम रहती है, निश्चित रूप से उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, वो भी कहीं ना कहीं संकीर्ण विचारधारा, नेरो माइंडेड संस्कृति रहती है। So now we can see the summary of the lesson. Pandit Nehru's mind is full of confusion. Nation, individuals and groups often talk to understanding to one another and learning from one another. पंडित नेहरू का इस समय जो मस्तिष्क है वो पूरी तरीके से कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से इस चीज को डिफाइन करें। ऐसे लोगों का समूह जो ये कहता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। He finds that people who नो वन अनदर मोस्ट क्वारल मोस्ट, जो व्यक्ति इस चीज का दावा करता है कि वो किसी को बहुत अच्छे से जानता है, झगड़े भी ऐसे ही लोगों के बीच में अधिकतर देखे जाते हैं। इट मीन्स नॉलेज बाय इटसेल्फ डज नॉट लीड ग्रेटर कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप। इसका मतलब है खाली ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान ही आपको महान और सहयोगी और मित्रता की भावना नहीं देता है। ही फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट कल्चर एग्जैक्टली इज। वो कहते हैं कि कई बार हम इस चीज को समझने में असफल हो जाते हैं कि कल्चर का रियल मीनिंग क्या होता है। द जर्मन पीपल स्प्रेड देयर कल्चर थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड अदर मीन्स। जैसे जर्मन जो लोग हैं वो कल्चर की स्पेलिंग भी अलग ही लिखते हैं, KULTUR आप देख रहे हैं। और उनका ये मानना रहता है कि कल्चर का मतलब है कि आपने कितनी जगह जीत हासिल करी। एवरी कंट्री और इंडिविजुअल हैज a peculiar idea of culture which causes conflict and stranglement. हर व्यक्ति, हर देश का जो सोचने का तरीका है कल्चर को लेकर वो डिफरेंट होता है। और शायद यही कारण है कि इस वजह से लोगों के बीच में, राष्ट्र के बीच में हमें मतभेद देखने को मिलते हैं। According to Nehru, each nation and each separate civilization developed its own culture. नेहरू जी का ये मानना है कि हर राष्ट्र ने, हर सभ्यता ने अपना नया नया संस्कृति का, नए कल्चर का विकास किया। There is no unique worldly culture which is absolutely pristine, pure and अनएडल्टरेट। उनका ये कहना है कि कोई भी विश्व में ऐसा कोई देश नहीं हुआ है जो कल्चर को पूरी तरीके से परिभाषित कर सके और बता सके कि हाँ यही रियल मीनिंग है, इसी का मतलब कल्चर होता है। Unmistakable changes and mixtures have been occurring in culture over the ages. हर साल, हर एज में युग बीतते जाते हैं और हमें कल्चर में बहुत तरह के मिक्स, बहुत तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। In spite of little adulteration, the basic elements of particular national culture remains dominant. कई बार हम ये देखते हैं कि लोग कल्चर के आधार पर एक दूसरे को डोमिनेट भी करते हैं। कोई एक अगर पावरफुल राष्ट्र है तो वो अपनी संस्कृति को दूसरे राष्ट्र पर थोपने की कोशिश भी करता है। इट ऑफन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द आइसोलेट देम। और व्यक्ति के बीच में इस तरीके से क्या होता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जाती है। It also causes stagnations. Besides being deep, culture must have a certain dynamic character. और उनका ये मानना है कि इसी वजह से कल्चर जो होता है उसके कुछ डायनामिक जो कैरेक्टर होते हैं, जो चरित्र होता है कल्चर का, वो उसमें कुछ पर्टिकुलर चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Culture is most often affected by geography, climate and location.
नेचुरल रिसोर्सेज एंड सॉइल। पंडित नेहरू साथ में ये भी मानते हैं कि कल्चर जो है उसके ऊपर, जिस जगह का वो कल्चर है, वहाँ का पूरा जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं, क्लाइमेट है, लोकेशन है, ये मिट्टी है, ये सब चीजें वहाँ पर उसका कल्चर पर असर डालती हैं। क्लोजिंग द माइंड टू द आउटसाइड वर्ल्ड मेक इट स्टैटिक and growth it stopped, life gets injured and undermined. Some great religions have caused evil effects by making the mind of man statistic, डॉगमेटिक एंड बायोगेटेड। कल्चर का ये भी मानना है, कल्चर में हम ये भी चीज देखते हैं कि व्यक्ति क्या होता है कि इसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाती है और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में भी आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं गलत फहमी जो है वो पैदा हो जाती है और उसकी जो इनर ग्रोथ है वो रुक जाती है। वो जितना सोचना चाहता है वो चाह कर भी उतना नहीं सोच पाता है, उसका जो थिंकिंग एरिया है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। एंड दे क्लेम टू हैव सेट द फाइनल वर्ड, इंडिविजुअल रेसेस और नेशन मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ एंड सर्टेन रूट्स इन द पास्ट। और निश्चित रूप से हम ये जानते हैं कि हर देश का अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक संस्कृति होती है, और कई बार पास्ट इतना ज्यादा हावी होता है कि हम वर्तमान को जो है स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। हाउएवर वन कैन नॉट लिव इन रूट्स अलोन, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जड़ अकेली नहीं रह सकती। अगर आप किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों को आपको साथ में लेना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी अ हेल्दी बैलेंस बिटवीन द रूट्स एंड ब्रांचेस। जो रूट्स हैं, जो आपका पारंपरिक कल्चर, संस्कृति चली आ रही है, आप उसको तो साथ में रखिए ही रखिए, लेकिन आने वाली जो नए चेंजेस आ रहे हैं, जो नई सभ्यताएं, जो नई ट्रेड उसके साथ जुड़ रहे हैं, नए ट्रेंड मार्केट में आ रहे हैं, आप उनको भी मिक्स करने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी जड़ जो है अकेली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर आप एक अच्छा संतुलन चाहते हैं, कि आप एक अच्छे राष्ट्र को चाहते हैं, तो आपको जड़ों और शाखाओं के बीच में संतुलन बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस जो है वो खत्म होती जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कल्चर का मतलब क्या है। कल्चर मीन्स सम इनर ग्रोथ इन द मेन, इट ऑल्सो मीन्स वंस कंडक्ट टुवर्ड्स अदर। कल्चर का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपकी आंतरिक उन्नति कितनी हो रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति दूसरों के प्रति कितना समझदार है, मीन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड बीइंग अंडरस्टूड बाय अदर। आप दूसरे को कितना समझ पाए और दूसरा आपको कितना समझ पाया। ही हु लेक्स दीज क्वालिटीज लेक नॉलेजेस एंड विजडम। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इन सब चीजों की, जिनमें बहुत ज्यादा इन गुणों का अभाव रहता है, सूझबूझ नहीं रहती, न खुद किसी को समझ पाते हैं, न दूसरे उनको समझा पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इसके साथ ही माइंड एंड कल्चर इज नैरो। उनका चूंकि दिमाग जो है, उसकी विचारधारा जो है बहुत संकीर्ण होती है, बहुत नैरो उनकी जो थिंकिंग रहती है। He who shuts his mind towards other genuine knowledge and truth can be called the uncultured। ऐसा व्यक्ति जो अपने दिमाग को बंद रख लेता है, बंद रख लेता है मतलब वो किसी दूसरी चीज को स्वीकार करना ही नहीं चाहता। किसी दूसरी संस्कृति से, मान लीजिए अगर कोई अच्छी बातें मिल रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको स्वीकार कर लें, लेकिन वो स्वीकार करना ही नहीं चाहता, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? अनकल्चर्ड व्यक्ति बोलेंगे, जिसमें संस्कृति है ही नहीं, संस्कृतिहीन व्यक्ति हो जाएगा। अ कल्चर्ड फेलो इज ब्रॉड माइंडेड। एक सांस्कृतिक व्यक्ति होता है जो संस्कृति से भरा पूरा है। सुसंस्कृत व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, वो निश्चित रूप से एक ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति होता है जो खुली विचारधारा में विश्वास रखता है। ब्लाइंड नेगेशंस blind negation of others viewpoints without thoroughly understanding them is uncultured approach। वो उसमें ये देखने को मिलता है कि वो बिना पूर्ण समझ के, अगर आप किसी बात को समझ ही नहीं रहे हो और बिना समझे ही आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को मना कर देते हो स्वीकारने से, तो ये तो डेफिनेटली एक अनकल्चर्ड एक्टिविटी है। इससे आप कहीं भी एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में नजर नहीं आएंगे। आप बिना किसी की बात को जाने सुने, आप उसको पहले ही एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, तो फिर आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आते हैं। A scientific mind examines everything before accepting or rejecting it। एक वैज्ञानिक मस्तिष्क वाला व्यक्ति जो होता है, वो कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज को स्वीकार करने के पहले या अस्वीकार करने के पहले उसे पूरी तरीके से परखता है। It tries to imbibe the truth whenever it is found। और वो ये कोशिश करता है कि उससे कहीं न कहीं से सच्चाई पता चले। If we represent scientific culture, most of the internal and global problems would find easy solution। अगर हमारे पास सब चीजों का वैज्ञानिक हल मिल जाए या कोई वैज्ञानिक संस्कृति मिल जाए, जिससे हम इस तरीके की पूरी जो इंटरनल, पूरे विश्व की जो आंतरिक समस्याएं चल रही हैं, सारी जो समस्याएं पूरे देश में हैं, उनको शायद हम बहुत एक आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे।
Every country thinks the alien people and races as inferior creatures. हम ये मानते हैं कि जो सारे पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया जो है वो भी है, उसका भी कहीं ना कहीं वर्चस्व है, और हमें दूसरी चीजों को भी समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम अकेले इस रेस में नहीं है, बहुत सारे लोग हमारे साथ, वैज्ञानिक उन्नति की बात करें उसमें बहुत सारे देश हमारे साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं. द नेशन ऑफ द ईस्ट आर स्ट्रांगली and gathered in their own ideas, convictions and superiority complex. जो दूसरे देश हैं वो हमारे कंपैरिजन में काफी स्ट्रांगली अपने आइडियाज के साथ प्रेजेंट करते हैं अपनी चीजों को, और उनमें कहीं ना कहीं इस बात का भ्रम भी है कि वो हमसे सुपर हैं. They have got jolts and have been exploited. वो कहीं ना कहीं उन्हें देखते हैं कि समय समय पर उन्हें बहुत तरह के जो एक्सप्लॉइटेशन भी झेलना पड़ता है, शोषण भी होता है उनको, और एक्सप्लॉइट भी किए जाते हैं. इट बॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म रियलिज्म टू देम. और ये बात कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, और ये सब जब एक्सप्लॉइट होते हैं, जॉल्ट्स होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके सामने रियलिटी निकल के आती है. एंड दो दे वर नॉट एडवांस्ड इन मटेरियल एंड टेक्निकल थिंग्स, दे वर प्राउड ऑफ देयर स्पिरिचुअल वैल्यूज. और हम ये भी मानते हैं कि उन्होंने भले ही, कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निकल वाली फील्ड में उन्नति नहीं करी है, लेकिन आज भी उन्हें गर्व है कि उनके जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, वो आज भी बरकरार हैं. पंडित नेहरू पिटीज देयर अलॉट. लेकिन पंडित नेहरू को उनके ऊपर बहुत तरस आते हैं. वो कहते हैं कि चूंकि वो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं कि वो अपने अध्यात्म से ही जुड़े हुए हैं, वो नई टेक्नोलॉजी में विश्वास करना ही नहीं चाहते, तो ऐसे व्यक्तियों पर पंडित नेहरू को तरस आता है, क्योंकि ये तो फिर वही बात हो गई कि आप जड़ को पकड़ के चल रहे हैं, आप ब्रांचेस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. लेकिन आप पूरी तरीके से अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको जड़ों के बीच में और शाखाओं के बीच में संतुलन बनाकर रखना जरूरी है. आप अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को तो बरकरार रखिए, लेकिन साथ साथ जो टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं आपको उनको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए. Nationalism only gives limited life, growth, strength and unity since it isolated the people of a country from the rest of the world. राष्ट्रीयता केवल वहीं तक सीमित नहीं है कि आपको कितनी शक्ति, आपने कितना विकास किया, आप में कितनी एकता है. अगर आप इन सब चीजों को ही खाली समझते हैं नेशनलिज्म, तो ये कहीं ना कहीं दुनिया से आपको बिल्कुल अलग कर देती है. एग्रेसिव नेशनलिज्म कॉज इंटरनेशनल डेंजर. अगर आप बहुत ज्यादा आक्रामक हैं, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आता है, तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीयता के लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है. इट मेक्स द कल्चर स्टैटिक विद कॉज कॉन्फ्लिक्ट. और इसकी वजह से संस्कृति में कहीं ना कहीं हमें विवाद भी देखने को मिलते हैं. It is folly to talk of culture or even of God when human beings strive and die. हम बात करते हैं, जब संस्कृति की बात करते हैं, हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, तो हम फिर उस बात पे, जैसे मान लीजिए कोई भूख से मर रहा है, मृत्यु हो गई, तो हम ऐसे में फिर भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार करने से मना कर देते हैं, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है. सच प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल्ड इन इकोनॉमिक एंड अदर वेज. क्योंकि इस तरह की जो समस्याएं हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है और हम इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा सीधा ब्लेम किस पर लगा देते हैं? भगवान पे लगा देते हैं. क्योंकि स्पिरिचुअल वैल्यूज वाले लोग हैं, हम आध्यात्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं. एंड इफ वी डू नॉट अंडरस्टैंड वन अनदर वी वुड लिमिट अवरसेल्फ कंप्लीटली. अगर मान लीजिए हम एक दूसरे को समझने को ही तैयार नहीं है, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने अपने आप को एक दायरे के अंदर सीमित कर दिया है, हम किसी चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं. We should develop a friendly approach in understanding others with our minds and heart. अगर हम दूसरों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, दूसरों से हम मित्रता पूर्वक व्यवहार रखना चाहते हैं, तो हमें खुले दिमाग से, खुले दिल से उन लोगों की बातों को स्वीकार करना आना चाहिए. If approach is good, response is surely good and vice versa. अगर हमारी तरफ से अच्छी कोशिश करी जाएंगी, तो निश्चित रूप से कि जो पलटकर हमें रिस्पॉन्स मिलना है वो भी हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा. We should always be prepared to accept what is good इन एलियंस और विद देम. जो दूसरे लोगों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इस बात में मानसिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए कि निश्चित रूप से हम दूसरों से जो हमें प्राप्त होगा वो अच्छा ही प्राप्त होगा. इट हेल्प अस इन इनरिचिंग अवर ऑन कल्चर. सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस कल्चर द मोस्ट. और इस बात से हम अपने आप को बेहतर तरीके से जान पाते हैं, और हम ये भी बात जानते हैं कि जिस भी देश की संस्कृति है वहां पर उसकी सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है. कल्चर पर ही सिविलाइजेशन डिपेंड करता है, और सिविलाइजेशन से ही किसी भी देश का कल्चर बनता है. कल्चर इज इवॉल्व्ड और इनहेरिटेड, नॉट मेड और एक्वायर्ड. कल्चर मींस बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज थ्रू प्योरिटी ऑफ माइंड. अब वो कहते हैं कि कल्चर का मतलब क्या है?
प्रकटीकरण कि आप किस चीज को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और ये हमें एक इनहेरिटेज, हमें वसीयत के रूप में मिलती है हमारे पूर्वजों से। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी से छीन ली, ये हमें विरासत में ही मिलती है। और कल्चर का अगर रियल मीनिंग आप देखें तो इसका मतलब होता है कि मनुष्य जो जाति है वो दिमागी रूप से कितनी स्वस्थ है। मतलब क्या वो दूसरों को समझ पाती है, क्या वो अपने आप को दूसरों को समझा पाती है। ये जो एक गुण होता है खुद को समझना, दूसरों के द्वारा खुद को समझा जाना, और आप अपने आप में कि दूसरों को कितना समझ पाते हैं, यही रियल कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको बुक के जो पेज नंबर हैं उनसे रिलेटेड काफी सारे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिए हैं। आप अपने बुक में इनको टिक लगा सकते हैं और एक बार चैप्टर को आप खुद से भी रीड कर सकते हैं घर पे। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ये पूरे वर्ड मीनिंग है आपके सारे जितने पेजेस में चैप्टर कवर हो रहा है। So thank you very much for listening me.